जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। हमारा ये जो वीडियो वो देखने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मुझे आपको करना है सी आइकॉनिक प्रोग्राम के लिए। सी आइकॉनिक प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो अनअकैडमी ने लॉन्च किया है। इसमें लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म भी आपके लिए अवेलेबल है। इसमें आपके डाउट सॉल्विंग सेशन रेगुलर बेसिस पे होंगे, लाइव क्लासेज होगी। आपके 3 टेस्ट पेपर होंगे, 40% सिलेबस, 80% सिलेबस, 100% सिलेबस, जो आपको कॉपी चेक करके दी जाएगी ताकि आपको आपकी गलतियों का एहसास हो, वो गलतियां आप एग्जाम में ना दोहराएं। वीकली टेस्ट लिया जाएगा, प्रिंटेड बुक्स दी जाएगी, स्टडी मटेरियल जो होगा प्रिंटेड फॉर्म में रहेगा। आपके डिस्कॉर्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है, अनलिमिटेड एक्सेस अवेलेबल है, स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिलेगा। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन में 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है और मंथली पेमेंट की फैसिलिटी भी है, जिसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2 और आप कॉम्बो का ऑफर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। CAMG लाइव कोड यूज करने पर आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट। अभी एक अमेंडमेंट जो है वो आया है सेक्शन 7(1) में। जो सप्लाई आपने पढ़ा था, सप्लाई के अंदर सेक्शन 7(1) है, उसमें एक नया क्लोज और डाला है 7(1)AA। आपने अभी तक क्या पढ़ा था? 7(1)A पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि सप्लाई क्या होता है, कि भाई बेस्ट LDR, बार्टर, एक्सचेंज, सेल्स, सर्विस ट्रांसफ़र, लीज, लाइसेंस, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स और रेंट एटसेट्रा। ये सब हुए फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के लिए फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जो सप्लायर का बिजनेस होना चाहिए। एक हमने पढ़ा था 7(1)B। 7(1)B में हमने क्या पढ़ा था? इंपोर्ट सर्विस। इंपोर्ट सर्विसेज में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी इंपोर्ट सर्विस फॉर कंसिडरेशन है तो उस केस में उसको सप्लाई माना जाएगा, वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे वो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो। ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है कि सर इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे? तो हमने पढ़ा था कि वो यहाँ पर रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है इंपोर्ट सर्विस में, कि रिसिपिएंट अगर उसको अपने बिजनेस के काम में ले रहा है तो वो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, और रिसिपिएंट अगर उसको अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, बिजनेस के काम में नहीं ले रहा है, बराबर है, अदर देन बिजनेस एक्टिविटी, अदर देन बिजनेस उसको यूज़ करता है, तो उस केस में उसको नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बोलेंगे। बट दोनों ही केस में वो सप्लाई माना जाएगा अगर कंसिडरेशन दिया जा रहा है तो। एक प्रोविजन हमने यहाँ पे पढ़ा था बेटा 7(1)C। उसमें हमने क्या पढ़ा था? सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, जिसमें DRP, डिस्पोजल और परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स इफ ITC हैज़ बीन अवेल्ड। कोई भी बिजनेस एसेट्स जो है उसका क्रेडिट अगर आप ले चुके हैं, उसको अब आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या डिस्पोज कर रहे हैं तो उसको सप्लाई माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ITC रिवर्स करना पड़ता है उनको। रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ। P, प्रिंसिपल एजेंट के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ। ओके, ये पॉइंट जो है हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, ये हमने डिस्कस किया है। अब इधर देखना बेटा, इनके अलावा एक और नया आ गया 7(1)AA। ये 7(1)AA क्या है जरा देखते हैं। AA बोलता है द एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन बाय ए पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल। तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई AOP या कोई BOI एटसेट्रा टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूट और वाइस वर्सा। मैं AOP का मेंबर हूँ, ये AOP के मेंबर हैं। अब इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है बेटा, इन्होंने इनको कोई सर्विस दी, गुड्स दिया, मतलब में इन्होंने इनको कैश दिया, मतलब कंसिडरेशन, वैल्यूएबल कंसिडरेशन वगैरह, तो इसको सप्लाई माना जाएगा। अब सर इसमें ये डालने की क्या ज़रूरत थी बेटा? एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो पर्सन के डेफिनेशन हम पढ़ेंगे ना, उससे पढ़ने से ही ये मालूम चल जाता है कि ये अलग अलग लोग होते हैं, मेंबर अलग होते हैं और एसोसिएशन अलग होता है हमेशा। मान लीजिए कोई क्लब है, उस क्लब का मैं मेंबर हूँ, क्लब का मैं मेंबर हूँ
ये मैं हूँ एम जी, ये आप मिस्टर ए, ये भी आप मिस्टर बी एक, और क्लब जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिस्टर ए। अब क्लब का जो है एक हॉल है जो मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए बुक करना, मान लो, और वो हॉल मुझे बुक करना, तो मैंने क्लब के मिस्टर ए को बोला भाई वो हॉल मुझे बुक करवाना है। तो क्लब के मेंबर ने बोला ठीक है कोड साहब, भले आप क्लब के मेंबर, आप कम पैसा दे देना बट पैसा तो देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको पैसा दे दिया ₹10,000। बदले में क्लब ने मुझे सर्विस दिया। क्लब मेरा ही है, मैं उसका मेंबर हूँ, बट फिर भी इसको सप्लाई माना जाएगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई क्या है, हम तो एक ही है ना, क्लब और मेंबर तो एक ही है, तो इसको क्या सप्लाई मानना। यहाँ पे 2 अलग अलग पर्सन ट्रीट होंगे ये, और सप्लाई माना जाएगा। क्लब बाकायदा मुझसे GST चार्ज कर सकता है यहाँ पर, और डिपार्टमेंट को पे करेगा। ओके, तो देखो, द एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन बाई ए पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ओके, तो ये एक अमेंडमेंट आया है, छोटा सा है, ठीक है। अब इसके बाद में बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ। ना बेटा, नेक्स्ट अमेंडमेंट हमारा आ रहा है चार्जेज ऑफ GST चैप्टर से। ई कॉमर्स ऑपरेटर को लेकर के एक बड़ा चेंज आया है, उसको लेकर के। ई कॉमर्स ऑपरेटर में अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स नॉट गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का, जिसमें हमने ओला, उबर, इन सबको कवर किया, बराबर। इसमें टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसकी होती है? ई कॉमर्स ऑपरेटर की। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे कवर किया क्या? होटल्स वगैरह, अकोमोडेशन, जिसमें होटल्स, गेस्ट हाउस, यह सब ओरिजिनल सप्लायर होते हैं और सर्विस देते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। जो एग्जांपल में ओयो, मेक माई ट्रिप वगैरह, वो सब। थर्ड केस आता है आपके हाउस कीपिंग की सर्विसेज, जिसमें अर्बन क्लैप वगैरह हमने पढ़ा था। जो आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर है। और यहाँ पर हमने क्या देखा था बेटा? यहाँ पे हमने देखा था कि भाई जो अकोमोडेशन है और जो हाउस कीपिंग वाली सर्विसेज है, उसमें जो ओरिजिनल सप्लायर होता है, जैसे होटल, गेस्ट हाउस वाले, या जो अर्बन क्लैप के थ्रू जो सर्विस देते हैं, वो लोग जो ओरिजिनल सप्लायर है, अगर वो रजिस्टर्ड है या रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है, तो फिर टैक्स पे करने की लायबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर पे नहीं रहेगी, उन लोगों पे रहेगी। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है और वो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल भी नहीं है, तो फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर की लायबिलिटी रहेगी टैक्स पे करने की। ये चीज़ें जो ये हमने डिस्कस की थी। अब यहाँ पे एक और जुड़ गया, रेस्टोरेंट जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू फूड सप्लाई करता है, जोमेटो, स्विगी, बराबर है, वो लोग, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ पे कवर होंगे। अब वो कैसे होंगे, क्या होंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, उसका एनालिसिस करने वाला है। ये जो प्रोविज़न है, इसको लाने का कारण क्या है? कोविड जब आया था ना, कोविड के अंदर काफ़ी सारे इश्यूज़ आए थे, आप लोगों ने देखा होगा। तो कैसे? जैसे हम बाहर नहीं जा सकते, बट खाने वाले को अलाउ कर दिया गया कि आप होम डिलीवरी दे सकते हो। तो आपने रेस्टोरेंट में फ़ोन किया, होम डिलीवरी आ जाती थी। तो पहले क्या होता था, इधर देखना, ये एक रेस्टोरेंट है, बराबर है। इस रेस्टोरेंट के थ्रू क्या हुआ? होम डिलीवरी। ये मैं हूँ MG, मैंने इनको कॉल किया, मैंने कहा भाई खाना चाहिए, इन्होंने खाना भिजवा दिया और इन्होंने मुझसे पैसा लिया ₹1000। इन्हीं का पर्सन आया था प्लस GST 5% मान लो, 5% ही लगती है इस पर, ₹50। 1050 मैंने पे कर दिया, और टैक्स पे करने की लायबिलिटी रेस्टोरेंट की रहेगी। अगर ये रेस्टोरेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो ये टैक्स लगेगा ही नहीं, सीधा फिर ये बिल ऑफ सप्लाई या बिल दे देंगे मुझे 1000 का। टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, टैक्स चार्ज नहीं कर सकते हैं मुझसे अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो। ओके,
अब उसमें क्या हो गया था, कोविड के टाइम पर सिर्फ ये वाले रेस्टोरेंट काम नहीं कर रहे थे, और भी कई रेस्टोरेंट थे जो होम डिलीवरी खुद नहीं देते थे, जोमेटो या स्विगी के थ्रू आप ऑर्डर बुक करते थे, वो लेकर के आते थे। जरा उनकी कहानी पे आते हैं, उनकी कहानी पे आते हैं यहाँ पे। उनकी कहानी कुछ ऐसी थी। तो मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है, ये जोमेटो है, ये मैं हूँ। मैंने एक अपना पसंद का रेस्टोरेंट देखा और मुझे रेस्टोरेंट में ये रेस्टोरेंट पसंद आया। ABC रेस्टोरेंट। मैंने क्या किया, जोमेटो के थ्रू ऑर्डर किया इस रेस्टोरेंट को। जोमेटो वाला गया, रेस्टोरेंट वाले को बोला भाई रेडी है, पैक कर दिया खाना, बोले पैक कर दिया। जोमेटो वाले ने ला करके मुझे डिलीवरी दे दी। मैंने जोमेटो वाले को पेमेंट कर दिया, मान लो 1000 रुपीज़, 50 रुपये GST, 1050। जोमेटो वालों का कमीशन मान लो 20% होता है। जोमेटो क्या करेगा, अपना कमीशन रख लेगा और बाकी का पैसा मुझे दे देगा कमीशन काटने के बाद में। जैसे मान लीजिए कितना अमाउंट दे दिया, 800 प्लस 50 रुपीज़ जो है वो भी GST का। नो डाउट जो इसने कमीशन काटा है जोमेटो ने, उस पर जोमेटो वाला मुझसे क्या लेगा, बाकायदा GST चार्ज करेगा। मेरे लिए वो इनवर्ट सर्विस होगी, जोमेटो वाला उस पर मुझसे GST लेगा। मैं बाद में उसका क्रेडिट ले सकता हूँ 200 रुपीज़ का। बट क्वेश्चन ये जो GST का अमाउंट ये वाला है ना, ये जोमेटो पूरा का पूरा मुझे दे देगा। क्यों? क्योंकि ये डिपार्टमेंट को पे करने की लायबिलिटी रेस्टोरेंट की होती है। किसकी होती है बेटा? रेस्टोरेंट की होती है। जोमेटो की नहीं होगी यहाँ पे लायबिलिटी। ओके, ये कब? पहले की बात है। अब रेस्टोरेंट की लायबिलिटी होगी, रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट को पे कर देगा ये 50 रुपीज़। बट कई रेस्टोरेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन होते थे, अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो जब तक थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस ना हो जाए तब तक उनको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती थी, रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होती थी जब तक थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस ना हो। तो ऐसे खूब सारे रेस्टोरेंट थे, उनके थ्रू फूड डिलीवरी हो रही है अच्छी खासी, लोग दबा करके खाना भी खा रहे हैं। गवर्नमेंट बोल रहा है यार रेवेन्यू बढ़ सकता है अगर लायबिलिटीज जोमेटो पे डाल दी जाए तो। अब होगा क्या, ये अगर अनरजिस्टर्ड है तो ये मुझसे टैक्स चार्ज नहीं करेगा, तो जोमेटो इसको 50 रुपीज़ भी नहीं देगा, बराबर है। ये सिर्फ 800 इनको दे देगा और 200 अपना कमीशन रख लेगा। अब ये 800 जो है रेस्टोरेंट के पास में आ गया, सरकार को लग रहा अरे यार ये 50 रुपया टैक्स का गायब हो गया बीच में से। क्यों? क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है। अब इसकी लायबिलिटी तो तभी रेज होगी जब ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करेगा। तो बोले एक काम करो, बोले यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर की लायबिलिटी कर दो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा। अब ये लायबिलिटी आ गई जोमेटो पर। अब कैसे होगा? अब अमेंडमेंट बता रहा हूँ। अब अमेंडमेंट के बाद अब कैसा होगा, इधर देखना। अब ये होगा, सेम केस ले रहा हूँ, मैंने खाना ऑर्डर किया जोमेटो के थ्रू। अब रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है कोई लेना देना नहीं यहाँ पर, बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैम जी मैंने खाना ऑर्डर किया और जोमेटो मुझे एक इनवॉइस इशू करेगा। यहाँ पर लायबिलिटी किसकी? जोमेटो की। जोमेटो की इनवॉइस इशू करेगा। इनवॉइस कितना होगा? 1000, 50 रुपीज़ GST, 1050। जोमेटो ने मुझे इनवॉइस इशू कर दिया। उसके बाद जोमेटो रेस्टोरेंट को पे करेगा ₹800, 800 रुपया पे कर देगा। अपना कमीशन 200 रख लिया। और डिपार्टमेंट जो ना, डिपार्टमेंट उसको टैक्स पे करने की लायबिलिटी जोमेटो की होगी 50 रुपीज़। मतलब अब ये ABC टैक्स पे नहीं करेगा, जोमेटो या स्विगी जो है वो टैक्स पे करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होता है ना, वो दो तरह के होते हैं। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में मैंने समझाया था या आपने पढ़ा भी होगा कहीं पे। ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है जो 95 में कवर होता है, एक होता है जो सेक्शन 52 वाला होता है। 95 वाले में लायबिलिटी होती है ऑफ
लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर। जबकि 52 में लायबिलिटी किसके ऊपर होती है? लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन ओरिजिनल सप्लायर। और उस केस में जब ई कॉमर्स ऑपरेटर ओरिजिनल सप्लायर को पैसा देता तो टीसीएस कलेक्ट करता है, टैक्स कलेक्टेड सोर्स, टीसीएस काटता है 0.5% वैल्यू का 0.5%। अगर इंटरेस्ट रेट सप्लाई है तो CGST SGST ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, नेट टैक्सेबल वैल्यू। नेट टैक्सेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ओके, मान लो मैंने ई कॉमर्स ऑपरेटर अमेजोन का एग्जांपल लेता हूँ। मैंने अमेजोन के थ्रू 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट बेचे हैं जुलाई 2022 में। अब 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट बेचे, उनमें से 20,000 रिटर्न हो गए, तो 80,000 में जब ई कॉमर्स ऑपरेटर को जब मैं ओरिजिनल सप्लायर को पे करूँगा, मैं कौन ई कॉमर्स ऑपरेटर हूँ? या एक काम करते हैं, इधर आ जाओ, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है अमेजोन या फ्लिपकार्ट। ओके, ये मिस्टर ए है जो मान लो गुड्स या सर्विस देते हैं इनके थ्रू। ये सेक्शन 52 बता रहा हूँ मैं, सेक्शन 52 उसके ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये है मिस्टर जेड जिनको सप्लाई होनी है। मिस्टर जेड को एक रेफ्रिजरेटर चाहिए, एक फ्रिज चाहिए। इन्होंने ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट के थ्रू मिस्टर ए को। मिस्टर ए एक कंपनी है जो, या सोल प्रोप्राइटर जो फ्रिज रेफ्रिजरेटर बनाती है, डील करती है, बेचते हैं। इन्होंने फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू इनको सप्लाई कर दिया। मिस्टर जेड ने ई कॉमर्स ऑपरेटर को पेमेंट किया 10,000 फ्रिज का प्लस GST मान लो 1200। ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेगा? ये 10,000 में से 20% अपना कमीशन रख लेता, मान लो 8,000 जब पे करेगा ना मिस्टर ए को, तो माइनस TCS काट करके पे करेगा। 0.5% CGST, 0.5% SGST। अगर इंटरेस्ट रेट सप्लाई है तो इंटर है तो 1% ऑफ IGST। तो मैं मान लेता हूँ 1%, इंटर मान लेते हैं, इंटरेस्ट रेट सप्लाई 1% ऑफ IGST। 1% 800 रुपीज़ का, मतलब 80 रुपीज़ माइनस होंगे, बराबर कितना होगा? 80 रुपीज़। और कितना दिया जाएगा? 8,000 में से माइनस करो 80 रुपीज़, 7920 प्लस GST का अमाउंट 1200। क्योंकि GST पे करने की लायबिलिटी मिस्टर है ओरिजिनल सप्लायर की होती है सेक्शन 52 में। ओके, अब सेम ऐसा ही जोमेटो करता था अब तक, स्विगी करता था अब तक, बट उन बेचारों को बोल दिया भाई अब तुम्हारी लायबिलिटी होगी। अब बेचारों जोमेटो और स्विगी अब क्या करेंगे? अब वो खुद टैक्स पे करेंगे। अब ट्रांजेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा उनका कि जोमेटो स्विगी 50 रुपीज़ लेंगे हमसे और वो डिपार्टमेंट को पे करेंगे। अब ये पूरी की पूरी लायबिलिटी आएगी यहाँ पर। समझ में आया? कोई डाउट? तो ई कॉमर्स ऑपरेटर 2 तरह के होते हैं। एक जो 95 में कवर होता है, 95 में कवर होने वाले में अब जोमेटो और स्विगी भी आ गया है। अब क्या होता है, जोमेटो और स्विगी के केस में एक और इशू भी आया। कई ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं जो जोमेटो और स्विगी के थ्रू सर्विस देते हैं, बट कुछ सर्विसेज ऐसी भी होती है जो रेस्टोरेंट की सर्विस में कवर नहीं होती है, जो रेस्टोरेंट की सर्विस में कवर नहीं होती है। उस केस में क्या करोगे? उस केस में कैसे करोगे? यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो इधर देखो बेटा, मान लीजिए ये है एक रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट 2 तरह की सर्विसेज देता है। एक रेस्टोरेंट सर्विस, एक अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। लाइक रहने के लिए जगह भी अवेलेबल करवाते हैं। जैसे आप कहीं पे जाते हैं तो 3,000 रुपये आपका रहने का भाड़ा होता है, 1,000 रुपया खाने का होता है। तो वो रेस्टोरेंट सर्विस भी देते हैं, नॉन रेस्टोरेंट सर्विस भी आपको देते हैं। कई जगह ऐसा भी होता है कि आप स्विगी और जोमेटो के थ्रू ऑर्डर करते हैं और बोलते हैं भाई एडिशनल एक्स्ट्रा पैकिंग करके देना। अब वो पैकिंग के लिए वो बोलते देखो जी ये पैकिंग हम करके नहीं देते, बट आपको अगर एक्स्ट्रा पैकिंग चाहिए तो हम एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे उसके, और वो फिर हमारी रेस्टोरेंट सर्विस में कवर नहीं होगा। उसके लिए अलग से हम इनवॉइस इशू करेंगे आपको। बोले कि ठीक है। अब इधर देखना बेटा, ये हो गए आप
ये हो गया जोमेटो ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब जोमेटो के थ्रू आपने एक ऑर्डर बुक किया, आप मान लो कहीं बाहर टूर पे जा रहे हैं, तो आपको खाने की पैकिंग थोड़ी स्पेशल चाहिए कि खाना ख़राब ना हो। रेस्टोरेंट वाले ने बोला ठीक है सर, उन्होंने जोमेटो के थ्रू आपको सर्विस दी, एक तो फूड की सर्विस जिसकी वैल्यू है 1000 रुपया, और एक एडिशनल पैकिंग चार्जेस जो अलग से इनवॉइस इशू किया गया है, बराबर है, कंपोजिट सप्लाई का पार्ट नहीं मान रहे, अलग से इनवॉइस इशू किया गया बाकायदा, उसके लिए 100 रुपीज़। अब ये जो 1000 है ना, इस पर जो GST पे होगा उसकी लायबिलिटी जोमेटो की होगी, लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन जोमेटो। बट यहाँ पर जो GST लगेगा इस 100 रुपीज़ पे, उसकी लायबिलिटी ऑन रेस्टोरेंट, वो रेस्टोरेंट पे होगी। मतलब ये वाला जो केस है वो जाएगा सेक्शन 52 में, और ये वाला जो केस है वो जाएगा अंडर सेक्शन 95 में। इसका मतलब जोमेटो जब अपना कमीशन काट करके पेमेंट करेगा, बराबर है, तो ये वाले केस में मान लो 20% उसका कमीशन होता है, तो इधर देखना, इस केस के अंदर जोमेटो रेस्टोरेंट को पेमेंट करेगा 1000 रुपीज़ माइनस 20% कमीशन, 800 रुपया कमीशन माइनस करने के बाद, बराबर। GST नहीं देगा क्योंकि GST पे करने की लायबिलिटी जोमेटो की होगी, ओके। लेकिन ये वाला जो केस होगा उसके अंदर 100 रुपीज़ माइनस 20% कमीशन, 80 रुपीज़ प्लस GST ऑन 100, जो भी 100 रुपये पे GST लगा वो GST का पूरा अमाउंट वो दे दिया जाएगा किसको, रेस्टोरेंट वाले को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैक्स पे करने की लायबिलिटी रेस्टोरेंट वाले की होगी। और ये जो 80 रुपीज़ दिया जाएगा ये भी माइनस TCS काटने के बाद में देगा। क्यों? क्योंकि 52 वालों पे TCS लगता है। अब ये सेक्शन 52 आप डिटेल में पढ़ेंगे, हमारा एक चैप्टर है ये आगे ई कॉमर्स ऑपरेटर को लेकर के, पेमेंट ऑफ टैक्स के टाइम पर, वहाँ पर आप डिटेल में पढ़ोगे इसको। तो हाल फिलहाल के लिए सिर्फ नॉलेज वाइज मैंने आपको बताया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आप लोगों ने वो चैप्टर पढ़ा हो TCS का, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हो इस चीज़ को, ओके। तो अब यहाँ पर कुल मिलाकर के पूरा एनालिसिस और ऑपरेशन किया था हमने कि लायबिलिटी किसकी होगी, आपके जोमेटो की होने वाली है, ओके। तो अब रेस्टोरेंट वाले जो है उस जो जोमेटो के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं या ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली, उनको फिर रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, जोमेटो के थ्रू भी कर रहे हैं, खुद के प्रीमाइसिस में भी सप्लाई कर रहे हैं, तो फिर अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होगी तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जोमेटो के थ्रू भी सप्लाई कर रहे हैं, बराबर है, तो सर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी बेटा? नहीं। अगर एक्सक्लूसिवली ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई रेस्टोरेंट सप्लाई कर रहा है तो लायबिलिटी हमेशा ई कॉमर्स ऑपरेटर की ही रहने वाली है, तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उन रेस्टोरेंट को जो सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हैं और खुद के वहाँ पे कोई प्रीमाइसिस वगैरह नहीं है, ओके। चलो ना, अब एक बार हम ज़रा देख लेते हैं ये अमेंडमेंट जो है, GST impacting on restaurant services provided by e-commerce operator, Zomato, Swiggy etc. Restaurant services by e-commerce operator. अब ये सब तो कि सितंबर 17 के अंदर जो इस प्रोविज़न को पहले पुट किया गया था, बाद में इसकी क्लैरिफिकेशन आए, ये एक्चुअली एप्लीकेबल हुआ 1 जनवरी 2022 से। ये आपके यहाँ पे काम की इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन है ज़रा देखते हैं। नोटिफिकेशन 17/2021 वेयर इन e-commerce platform Zomato, Swiggy are liable to pay tax on restaurant services effective 1st January 2022. The liability to pay tax on the non-restaurant services as per this directive still lies on the restaurant themselves. इसका मतलब कोई भी सर्विस अगर रेस्टोरेंट प्रोवाइड कर रहा है जिसमें रेस्टोरेंट की सर्विस और नॉन रेस्टोरेंट सर्विस दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, तो रेस्टोरेंट सर्विस के केस में लायबिलिटी होगी किसकी, ई कॉमर्स ऑपरेटर की, और नॉन रेस्टोरेंट सर्विस जो होगी उसके केस में लायबिलिटी किसकी होगी, आपके रेस्टोरेंट सर्विस में ई कॉमर्स ऑपरेटर की, नॉन रेस्टोरेंट में किसकी होगी, रेस्टोरेंट वाले की खुद की होगी, ओके। जो हमने यहाँ पे ये एग्जाम्पल लेकर के समझा था। ये वाला
ये वाला एग्जाम्पल। ओके, जब अलग से आप पैसा चार्ज कर रहे हो अलग सर्विसेज का, जो रेस्टोरेंट की सर्विस में कवर नहीं होती है। नेक्स्ट आते हैं फॉर द सर्कुलर नंबर 167/23/2021 GST dated 17th November 2021 issued a clarification regarding modalities of compliance of the GST law in respect of the supply of restaurant service through e-commerce operator, जो मैंने आपको बताई थी कि कैसे कैसे चार्ज करेंगे, टैक्स कैसे पे करेंगे। This change is not applicable for restaurant services provided from a premises with declared tariff होगा बेटा यहाँ पे 7,500 और अबव पर डे। ये क्या बोल रहे हैं, कोई भी ऐसी जगह जहाँ से रेस्टोरेंट की सर्विस दी जा रही है और जिसका भाड़ा 7,500 रुपया पर डे है। अब ये क्या है, इस चीज़ का ज़रा ऑपरेशन करते हैं। आओ इधर, ये होटल की बात कर रहा है, 5 स्टार्स होटल्स वगैरह होते हैं, बराबर है, जिनका 7,500 पर डे से ज़्यादा का टैरिफ है, डिक्लेयर टैरिफ। तो मान लो ये एक होटल है, 5 स्टार होटल। अब ये 2 सर्विस देती है, एक देती है अकोमोडेशन की और एक देती है रेस्टोरेंट की भी। होता है ना, 5 स्टार में रेस्टोरेंट भी होते हैं, ताज वगैरह होटल में आप जाते हैं, खाना भी खाते हैं, तो आउटसाइड भी खाना खा सकते हैं। इवन आप वहाँ पे स्विगी जोमेटो के थ्रू ऑर्डर भी दे सकते हैं खाने का कि भाई खाना भिजवाओ, वो सब चीज़ें। तो उन्होंने बोला कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप जाते हैं या जहाँ का भाड़ा, जो होटल का एक रूम है मान लो, जिसका टैरिफ 7,500 से ज़्यादा है, मोर देन 7,500 पर डे, उस केस में लायबिलिटी रेस्टोरेंट की ही होगी। उस केस में लायबिलिटी किसकी होगी, रेस्टोरेंट की ही होगी, बराबर। उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर की लायबिलिटी नहीं होगी, जोमेटो वगैरह की लायबिलिटी नहीं होगी। तो ये किसके लिए, 5 स्टार होटल्स के लिए बनाया गया प्रोविज़न। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी बड़े बड़े होटल्स से वो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनके थ्रू टैक्स एविजन के चांस है ही नहीं। ओके, तो टैरिफ कितना, 7,500 से ज़्यादा होगा। तो अगर टैरिफ 7,500 या उससे कम है तो फिर लायबिलिटी किसकी होगी, ई कॉमर्स ऑपरेटर की होगी। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना बेटा। ये क्यों दिया गया है, क्योंकि उन लोगों के लिए दिया गया जो रेस्टोरेंट और नॉन रेस्टोरेंट सर्विस दोनों प्रोवाइड करते हैं। स्विगी जोमेटो क्वालिफाइज एटसेट्रा इज क्वालिफाई एज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 4(5) ऑफ द टैरिफ CGST एक्ट 2017। आ जाओ, व्हाट इज रेस्टोरेंट एंड नॉन रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट सर्विस क्या है, नॉन रेस्टोरेंट सर्विसेज क्या है, इसको आप रीड कर लेना, अभी हमने डिस्कस किया है। ये इलस्ट्रेशन रेस्टोरेंट सर्विसेज के, रेस्टोरेंट लोकेटेड इन ए प्रीमाइसिस वेयर डिक्लेयर्ड टैरिफ इज नॉट एक्सीडिंग ₹7,500 पर डे एंड प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विसेज, साथ में रेस्टोरेंट की सर्विस भी देते हैं। ये सब डिस्कस कर लिया। ये शेड्यूल सेकेंड में ऑलरेडी हो गया था, रेस्टोरेंट सर्विसेज जो होती है कंपोजिट सप्लाई में भी कवर होती है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इनको एक बार बेटा आप देख लेना, बराबर। के लायबिलिटी जो है कब ई कॉमर्स ऑपरेटर की होती है, बराबर है। लायबिलिटी कब ओरिजिनल सप्लायर की होती है, उनको लेकर के। अब जब ओरिजिनल सप्लायर की लायबिलिटी होती है तो सेक्शन 52 लगता है और TCS जो है वो कटेगा, और ओरिजिनल सप्लायर की लायबिलिटी ना होकर के ई कॉमर्स ऑपरेटर की लायबिलिटी होती है तो TCS नहीं कटता है। ओके, चलो बेटा, तो यहाँ पे ये वाला प्रोविज़न हमारा कंप्लीट होता है। चैप्टर 3 के अंदर एक अमेंडमेंट आया है। चैप्टर 3 में हमने कंपोजिशन स्कीम पढ़ी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 इनके लिए कौन एप्लीकेबल नहीं है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि भाई सबसे पहले तो इसके लिए एप्लीकेबल कौन होंगे, एक तो मैन्युफैक्चरर, एक हमने पढ़ा था डीलर मतलब ट्रेडर वगैरह, एक रेस्टोरेंट वाले। किसके लिए, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, 2 ऑफ CGST एक्ट। उसमें मैन्युफैक्चर में हमने पढ़ा था एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स। नोटिफाइड गुड्स के जो मैन्युफैक्चरर है वो इसमें कवर नहीं होंगे। नोटिफाइड गुड्स क्या था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था कि भाई आइसक्रीम, ईडिबल आइस, कोका, बराबर है, वो सब चीज़ें।
पान मसाला और एरेटेड वाटर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ये हमारे सिलेबस में था भी पहले। इसमें एक अमेंडमेंट क्या आ गया, एक लाइन और जोड़ दी गई है उसमें। मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, किसके मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरर ऑफ फ्लाई ऐश। अब ये जो है ना, ये सब चीज़ें जो है बेटा आपके किस में यूज़ होती है बेटा, ये सब चीज़ें आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। ये फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल, ये देखो ये ब्रिक्स ऑफ फॉसिल है, ये बिल्डिंग ब्रिक्स है, ये ऐश ब्रिक है, ये अर्थन, ये रूफिंग टाइल्स, अर्थन टाइल्स, रूफिंग टाइल्स, ये सब। अगर मैं इनका मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता। ना 10(1) में आऊँगा, ना 10(2) में आऊँगा, 10(1), 10(2) और ना ही 10(2) में आऊँगा। 10(2) के लिए भी एलिजिबल नहीं है ये, तो मतलब 10(2) उसके लिए भी ये एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, समझ में आया? कौन? ये लोग। तो एक तो ये वाला अमेंडमेंट आया आपके, ठीक है, कंपोजिशन स्कीम में। अब बढ़ते हम आगे। अब आ रहे हैं चैप्टर 4 के अमेंडमेंट्स में। बेटा चैप्टर 4 का अमेंडमेंट्स IDT में कवर नहीं है, एक एक लाइन का छोटा छोटा सा अमेंडमेंट है। लाइन का भी नहीं, हम यूँ बोल सकते एक एक वर्ड का अमेंडमेंट है, बराबर कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, बट फिर भी आप एक बार इसको रीड करके जाना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, आ सकता है एग्जाम में। एक है हमारे IDT में आपने पढ़ा था कि सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, जिसमें दो एंट्री थी, एंट्री नंबर 3 और एंट्री नंबर 3A। एंट्री नंबर 3 क्या थी कि अगर कोई भी सर्विस जो आर्टिकल 243G और 243W ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कवर होती है, आर्टिकल 243G और 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कवर होती है, सोशल डेवलपमेंट, वेलफेयर वगैरह की सर्विसेज, ये अगर प्योर सर्विस अगर आप गवर्नमेंट को, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी सब आएगा, गवर्नमेंट और लागेगा, ला मतलब लोकल अथॉरिटी, जी मतलब गवर्नमेंटल अथॉरिटी, जी मतलब गवर्नमेंट एंटिटी, इनको अगर प्रोवाइड करेंगे तो एग्जम्प्ट होगी। प्योर सर्विस। ओके, यहाँ पे चेंज क्या आ गया? चेंज ये आ गया कि गवर्नमेंट एंटिटी वर्ड और लोकल अथॉरिटी, तो गवर्नमेंटल अथॉरिटी वर्ड, ये दो डिलीट कर दिए गए हैं। मतलब अब ये सर्विस क्या हो गई, ये एंट्री क्या हो गई? प्योर सर्विस excluding works contract service or other composite supply involving supply of any goods provided to central government, state government और union territory local authority। गवर्नमेंटल अथॉरिटी वो कट कर दिया गया, गवर्नमेंटल एंटिटी भी कट कर दिया गया। इसका मतलब अब अगर आप प्योर सर्विस गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एंटिटी को प्रोवाइड करेंगे तो टैक्स लग जाएगा, वो एग्जम्प्ट नहीं है, ये याद रखना। ओके, दूसरा इसके अंदर सेम प्रोविजन एक और था, 3A था कंपोजिट सप्लाई का। कंपोजिट सप्लाई में क्या था कि अगर आप गवर्नमेंट, एंट्री क्या थी कि मान लीजिए मैं हूँ MG और ये इधर गवर्नमेंट में सब आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एंटिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी। अगर इनको आप सर्विस देते हैं जिसमें सर्विस प्लस गुड्स दोनों है, बट गुड्स की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल्स टू 25% है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये आपने पढ़ा था। ओके, ये आपने पढ़ा था, तो वो एग्जम्प्ट होगा। अगर 25% से ज़्यादा हुई तो टैक्स लग जाएगा, पूरे पे टैक्स लग जाएगा, ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप। अब यहाँ पर अमेंडमेंट क्या आ गया वो समझना है। यहाँ पर ये अमेंडमेंट ये हो गया कि भाई अगर मैं गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एंटिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी इनको सर्विस देता हूँ और वैल्यू अगर गुड्स की वैल्यू अगर 25% या उससे कम है तो एग्जम्प्ट है। इसमें से गवर्नमेंट एंटिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी वर्ड डिलीट कर दिए गए। इसका मतलब अब अगर मैं गवर्नमेंटल एंटिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी को कोई सर्विस दे रहा हूँ जो आर्टिकल 243G और 243W में कवर हो रही है, जिसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है और गुड्स की वैल्यू 25% या उससे कम है, उसके बावजूद भी अगर रिसिपिएंट गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एंटिटी रहा तो टैक्स लग जाएगा। अब वो एग्जम्प्ट नहीं है। तो कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स constitute not more than 25% of the value of the said composite supply provided to central government, state government, union territory और local authority। उसके बाद देखो ये स्ट्राइक कट आ गया, governmental authority or governmental entity by way of any activity in relation to any function entrusted to a panchayat under article 243G of the constitution or in relation to any function entrusted to a municipality under article 243W of the constitution।
ये एक चेंज आ गया आपके। ओके, तो ये दो जो है वर्ड इनको डिलीट कर दिए गए, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एंटिटी, और ये एंट्री नंबर 3 और 3 ये दोनों में से डिलीट हुए हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में एक एंट्री नंबर 15 पड़ा था जिसके 3 पार्ट थे, ए बी सी। ए में आपने पढ़ा कि अगर बाई एयर अगर आप एम्बार्किंग डिसएम्बार्किंग होते हैं कहाँ पे, सतनाम में, मतलब सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर या बागडोगरा जो वेस्ट बंगाल में है, बराबर। यहाँ पर अगर कोई एयरलाइन से आप ट्रेवल कर रहे हो और आपने जो टिकट बनाया उसमें टू या फ्रॉम दोनों में से कोई भी एक जगह जहाँ से आप चढ़ रहे हैं फ्लाइट में या जहाँ पे उतरने वाले हैं, बराबर, टू और फ्रॉम जो टिकट पे लिखते हैं, एम्बार्किंग डिसएम्बार्किंग प्लेस, वो इनमें से कोई भी है तो वो एग्जम्प्ट होगी। ये आपने पढ़ा था। एक आपने पढ़ा था 15B के अंदर कि नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स एग्जम्प्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि रिलायंस है, अब रिलायंस ने मुझे बोला कि महेश गौड सर आपकी बसेस हमारे को चाहिए हमारे एम्प्लॉय को लाने ले जाने के लिए, और मान लो 6 मंथ 8 मंथ का हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब मेरी बसेस उनके लिए चलेगी, उनके एम्प्लॉय को लाने ले जाने के लिए, उनके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर वो बसेस एसी है तो जो भी वो पैसा देंगे टैक्स लगेगा, नॉन एसी है तो जो भी वो मुझे पैसा देंगे वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बट इसमें टूर नहीं आएगा। मतलब अगर रिलायंस को टूर पे जाना है अपने एम्प्लॉय को लेकर के और उनको मैंने नॉन एसी बस दी तब भी टैक्स लगेगा। टूरिज्म के लिए, चार्टर के लिए, चार्टर वगैरह होते हैं तो टैक्स लगेगा। यहाँ पर एक पॉइंट और जोड़ दिया गया है कि जो सेक्शन आपने पढ़ा था सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट, जिसमें आपने क्या पढ़ा था, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो आप कोई भी टैक्सी वगैरह लेते हैं, ओला, उबर, वो सब, उनको अगर आप लेते हैं, उनके साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ओला उबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बराबर है, कि उनकी टैक्सी आपके लिए चलेगी परमानेंट 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, उस पर टैक्स लग जाएगा, उसको ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, उस पर टैक्स लगेगा। ये अमेंडमेंट है। दूसरा एक सी पढ़ा था आपने उसी में, एंट्री नंबर 15 सब क्लोज सी, जिसमें आपने क्या पढ़ा था, एंट्री नंबर 15 क्लोज सी, सॉरी सब क्लोज नहीं, क्लोज सी, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि भाई अगर कोई भी स्टेज कैरियर्स नॉन एसी है तो एग्जम्प्ट होगा, ये आपने पढ़ा था, स्टेज कैरियर्स नॉन एसी तो एग्जम्प्ट होगा। ओके, अब स्टेज कैरियर्स क्या होता है, एक ऐसी बस वगैरह जो बाई रोड वगैरह आप जा रहे हो जिसका जो है स्टॉपेज फिक्स होता है, रूट फिक्स होता है, उसी रूट पे जाती है, उसके स्टॉपेज फिक्स होंगे, लोग चढ़ेंगे उतरेंगे, टिकट ले सकते हैं। वो अगर एसी है, जैसे वोल्वो वगैरह, मैं मुंबई से बेंगलोर जा रहा हूँ, उनका एक रूट फिक्स होता है, तो वोल्वो वगैरह जो है उनको मैं जब टिकट खरीदूंगा उसका, वो एसी बस है तो GST लगेगा, नॉन एसी है तो नहीं लगेगा। यहाँ पे भी एक जो है सेम अमेंडमेंट एप्लीकेबल कर दिया गया है कि अगर 9(5) का केस लगता है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट की, ओला उबर वगैरह है जिनका रूट फिक्स है, वो आपको पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देते हैं, उस पर GST लगेगा, तो आ जाओ बेटा। ये एंट्री नंबर 15, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट accompanying belonging by air embarking from और terminating in the airport located in the state of सतनाम में हमने क्या पढ़ा था, सिक्किम, ए का अरुणाचल प्रदेश, टी का त्रिपुरा, एन का नागालैंड, ए का असम, एम का मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, और बागडोगरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। ये तो बाई एयर हो गया। नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सक्लूडिंग टूरिज्म कंडक्ट टूर चार्टर और हायर। दूसरा स्टेज कैरियर्स अदर देन एसी, मतलब नॉन एसी स्टेज कैरियर्स, ये एग्जम्प्ट होंगे। बट नीचे क्या लिख दिया, ये अमेंडमेंट है। हाउएवर नथिंग कंटेंट इन आइटम्स बी एंड सी above shall apply to service supplied through an electronic commerce operator and notified under section 9(5) of the CGST Act, उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। चलो, एक एंट्री नंबर 17 है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की बेटा, एंट्री नंबर 17 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, बराबर है। उसमें भी अमेंडमेंट है, उसमें भी सेम यही वाला अमेंडमेंट है। कौन सा, जो हमने पढ़ा था 9(5) वाला। एंट्री नंबर 17 जेनेलिया वाला एग्जाम्पल मैंने लिया था आपको, वो वाला है क्या, कि इधर देखो, अगर आप
ऑटो रिक्शा से ट्रेवल करते हैं, बराबर है, या आप मेट्रो से ट्रेवल करते हैं, या आप जो है ट्रामवे से ट्रेवल करते हैं, ओके, मोनोरेल से ट्रेवल करते हैं, रोपवे नहीं आएगा, मोनोरेल से ट्रेवल करते हैं, या फिर आप इनलैंड वाटरवे से ट्रेवल करते हैं बट नॉट फॉर टूरिज्म पर्पस, टूरिज्म के लिए नहीं, क्रूज वगैरह नहीं होने चाहिए, इनलैंड वाटरवे से उनसे ट्रेवल करते हैं, रेलवे से ट्रेवल करते हैं, रेलवे, बट कौन सा, अदर देन एसी और फर्स्ट क्लास, मतलब एसी नहीं होना चाहिए, फर्स्ट क्लास नहीं होना चाहिए, तो स्लीपर कोच हो गया, जनरल वाला डिब्बा हो गया, उन सब से। तो जो भी आप टिकट लेंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट है। बट यहाँ पे भी इन्होंने क्या बोला, हाउ एवर नथिंग कंटेन इन आइटम ई, ये कौन सा, मीटर कैब, एक मीटर कैब भी आता है, मीटर कैब, कोई भी कैब हो या ऑटो रिक्शा, बराबर है, जिसमें ई रिक्शा भी है, ऑटो रिक्शा, ये अगर आपने 95 वाले केस में कवर होते हैं, ये ओला उबर वाला केस है, ओला उबर, तो फिर उस केस में टैक्स लग जाएगा, उस केस में जीएसटी लग जाएगा। तो हाउ एवर नथिंग कंटेन इन आइटम ई अबाउ शेल अप्लाई टू सर्विस सप्लाइड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एंड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, ओके। यहाँ पे ये आपका एग्जम्पशन वाले अमेंडमेंट्स कंप्लीट होते हैं ना। इनपुट टैक्स क्रेडिट में एक अमेंडमेंट भी आया बेटा, एक तो क्या 2 अमेंडमेंट आए हैं इसमें। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसमें अभी हम सेक्शन 16 की कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन एज पर सेक्शन 16 है। सेक्शन 16 के अंदर एक प्रोविज़न में चेंज आया है, तो सेक्शन 16 जो है उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस है IPR। ये कंडीशन आप पूरी करोगे तो ही आपको क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 16 की कंडीशन क्या क्या है जरा देखते हैं 1 by 1। पहला है आई का मतलब इनवॉइस। अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है, तो आपके पास में एक वैलिड इनवॉइस होना चाहिए या डेबिट नोट होना चाहिए या कोई भी टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दूसरा होता पी जो है आपके पेमेंट। जिस पर्सन से भी आपने गुड्स या सर्विस ली है, जैसे एग्जांपल के लिए यह मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सप्लाई किया, सप्लायर है ये रिसिपिएंट है, वैल्यू 1 लाख, GST 18% से 18,000। मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर ए को ये 18,000 पे कर दिया, ये 18,000 मिस्टर ए को पे कर दिया। किसने पे किया, मिस्टर बी ने पे किया। अब मिस्टर बी ने ये 18,000 मिस्टर ए को पे कर दिया। पे करने के बाद में भी इनको क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर मिस्टर ए ने ये अमाउंट डिपार्टमेंट को पे नहीं किया। तो जो सप्लायर है जिससे आपने गुड्स खरीदा या सर्विस ली, वो सप्लायर डिपार्टमेंट को टैक्स पे करे, गवर्नमेंट को टैक्स पे करे, बराबर है, चाहे आईटीसी यूटिलाइज करके पे करे, चाहे कैश में पे करे, बट पे करे। अगर उसने पे नहीं किया आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाला, यहाँ पे आपका क्रेडिट रोक दिया जाएगा। नेक्स्ट होता पी के बाद आर। आर का मतलब हो गया रिटर्न फाइल करना पड़ेगा आपको। अगर आपको क्रेडिट लेना तो आपके GSTR 1, GSTR 3B, तो GSTR 3B जितने भी वो सब फाइल हो जाने चाहिए पहले के। पुराना कोई GSTR 3B फाइल नहीं किया तो आप इस बार क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, सॉफ्टवेयर ही सपोर्ट नहीं करेगा। उसके बाद में आते हैं आर का रिसीव्ड। कोई भी गुड्स या सर्विस आपको रिसीव्ड हो गई हो तो ही आप क्रेडिट ले सकते हैं, रिसीव्ड नहीं हुई तब तक आप क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। या तो आपको रिसीव्ड हो गई या आपके डायरेक्शन पे किसी और को रिसीव्ड हो गई। एग्जाम्पल से समझो, ये है मिस्टर ए और ये मैं हूं MG। मैंने यहाँ पर 31 जनवरी को, ये भाई साहब दिल्ली के रहने वाले हैं, इनके पास गया। 31 जन को मैंने इनको
पैसा दिया कि भाई साहब ये पकड़ो आप पैसा, ₹10,00,000 प्लस GST एट द रेट ऑफ 18%, 1.8 lakhs। और मैंने कहा भाई साहब गुड्स भेज देना। बोले ठीक है। इन भाई साहब ने गुड्स भेजा। गुड्स मुझे मिला 25 फेब को। अब 20 फेब को मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। तो मुझे क्रेडिट लेना है, बट जनवरी में ये गुड्स मेरे पास आया ही नहीं था। तो ये जो जो क्रेडिट मैं लेना चाहता हूँ वो मैं नहीं ले सकता अभी। क्यों? क्योंकि मुझे गुड्स रिसीव्ड ही नहीं हुआ अभी। मुझे गुड्स 31 जनवरी तक रिसीव्ड होना था, रिसीव्ड नहीं हुआ। वो रिसीव्ड कब हुआ? 25 फेब को। तो ये क्रेडिट फेब का माना जाएगा जो आप मार्च में ले लोगे। तो ये जो है ना 1.8 लाख, ये मैं 20 मार्च 2022 को, सॉरी 22 कर देना, ये 2022 को ही अवेल कर सकता हूँ, अवेल्ड और यूटिलाइज्ड। तभी अवेल और यूटिलाइज कर सकता हूँ। कब? 20 मार्च 2022 को। समझ में आया? 20 फेब को नहीं कर सकता। जो 20 फेब को GSTR 3B भरूंगा वो नहीं कर सकता। भले ही मेरे पास वैलिड इनवॉइस है, भले ही मैंने पूरा पैसा दे दिया हो, भले मिस्टर ए ने भी डिपार्टमेंट को 20 फेब को या उससे पहले अपनी लाइबिलिटी पे कर दी हो, इन्होंने भी अपनी लाइबिलिटी पे कर दी हो, सारी कंडीशंस पूरी हो रही है, फिर भी नहीं मिलेगा क्योंकि गुड्स रिसीव नहीं हुआ या सर्विस मुझे रिसीव नहीं हुई। वो मेरे को रिसीव हो जानी चाहिए थी। ओके, पहला पॉइंट। या मेरे डायरेक्शन पे किसी को हो जाए। मेरे डायरेक्शन पे किसी को होने का मतलब क्या होता है? इधर देखो, ये मिस्टर जेड है, मुझे गुड्स इनको सप्लाई करवाना था, ये मेरे जॉब वर्कर है। मैंने मिस्टर ए को बोला कि माल यहाँ से यहाँ पर भेज दो। अब वो गुड्स मुझे रिसीव नहीं हुआ, मिस्टर जेड को रिसीव्ड हुआ मेरे डायरेक्शन में, तब भी मैं क्रेडिट ले सकता हूँ। मैं क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हूँ। इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। मेरे को यहाँ पे क्रेडिट मिल जाएगा अगर मेरे डायरेक्शन पे इनको गुड्स रिसीव्ड हो गया। क्यों? क्योंकि इनवॉइस तो ये मेरे नाम पे बनाएंगे, तो क्रेडिट मुझे ही मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा, मिस्टर जेड को नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा। बट मैं लूँगा कब? जब मिस्टर जेड को वो गुड्स रिसीव्ड हो जाए, या मेरे डायरेक्शन पर मिस्टर जेड को सर्विस दी जा रही है तो मिस्टर जेड को सर्विस रिसीव्ड हो जाए, उसके बाद में मैं क्रेडिट ले सकता हूँ, उससे पहले नहीं। तो ये कंडीशन थी। अब इनमें एक कंडीशन और जोड़ दी गई है। तो पहले ये आ जाओ, ये ग्रीन वाला जो भी है वो अमेंडमेंट है बेटा। आ जाओ जरा देखते हैं। पहला 16A, ही इज़ इन पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस। आई, पहला वाला पॉइंट, इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, या टैक्स बैंक डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी होना चाहिए अगर आपको क्रेडिट लेना है तो, बराबर है। दूसरा है P, पेमेंट। सप्लायर ने पेमेंट कर दिया हो, टैक्स ऑन सच सप्लाई हैज़ बीन पेड बाय सप्लायर टू गवर्नमेंट आइदर इन कैश और बाय यूटिलाइजेशन ऑफ ITC, पेमेंट कर दिया। और रिटर्न, ही हैज़ फर्निश्ड GSTR 3B, रिटर्न फाइल कर दिया हो आपने, तो ही आपको क्रेडिट मिलेगा। अगेन एक आर, रिसीव्ड, रिसिपिएंट या ही हैज़ रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज, उसको गुड्स और सर्विसेज मिल गई हो, या गुड्स डिलीवर्ड या सर्विसेज प्रोवाइडेड टू थर्ड पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, ITC अवेलेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन, बिल टू शिप टू मॉडल। अभी नई कंडीशन क्या डाल दी इन्होंने? 16AA। ये अभी क्या है? फालतू का चौंचला कर दिया, और इसकी वजह से एक प्रोविज़न और चेंज हो गया। देखो इधर ध्यान से सुनना। ये मिस्टर ए है, ये मैं MG हूँ। मिस्टर ए ने मुझे कुछ गुड सप्लाई किया मान लो, और ये क्या उन्होंने, मान लेते हैं अप्रैल 2020, 10 अप्रैल ले लो, 10 अप्रैल को वैल्यू 10 लाख, GST एट द रेट ऑफ 18% से 1.8 lakhs। इन्होंने बाकायदा मुझे इनवॉइस दे दिया, मिस्टर ने पेमेंट भी कर दिया टैक्स का, डन। पेमेंट करने के बाद में मेरे पास वैलिड टैक्स इनवॉइस, मैंने अपने रिटर्न भी फाइल कर दिया, GSTR 3B पुराने जितने भी हैं। मतलब अब क्रेडिट मैं लूँगा मैं 20 मई को,
तो 20 मई के पहले के जितने भी GSTR 3B है वो सब मैं फाइल कर चुका हूँ, फर्निश कर चुका हूँ, कोई भी बाकी नहीं है। ओके, मेरे पास गुड्स भी रिसीव्ड हो गया। ये जो मिस्टर है ना, अभी एक ये डाल दिया कि ये मिस्टर है, डिपार्टमेंट को पेमेंट तो करे ही करे, पेमेंट करने के बाद मुझे इन्फॉर्म भी करे, इंटीमेट भी करे, उसके बाद ही मैं क्रेडिट ले पाऊँगा। जो इनकी इंटीमेशन के बाद GSTR 2A के अंदर रिफ्लेक्ट, 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, 2A 2B में रिफ्लेक्ट होगा। हाउ इधर द डिटेल्स ऑफ द इनवॉइस और डेबिट नोट, जो हमारी इस केस में इनवॉइस ले लो, ये इनवॉइस ही है हमारा, ये वाला केस में ये इनवॉइस है, तो इसकी डिटेल रेफर्ड इन क्लोज है, हैज़ बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। जो आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट GSTR 1 है उसमें शो करें। अब शो तो वैसे भी करते हैं, GSTR 1 में आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल डालनी पड़ती, नहीं डालोगे तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अब कौन, अब जैसे मान लो मैं सप्लायर हूँ, आप रिसिपेंट हो, मैंने GSTR 1 फर्निश ही नहीं किया, आप मुझसे जो माल लेकर के गए उसकी डिटेल मैंने अपलोड ही नहीं की, आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। पहले प्रोविजनल बेसिस पे मिलता था 5%, अब वो भी बंद कर दिया, वो भी बंद कर दिया है। ओके, एंड सच डिटेल्स हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रिसिपिएंट ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट। अब वो आप मुझे कम्युनिकेट भी करेंगे कि हमने आउटवर्ड सप्लाई में डिटेल अपलोड कर दी गई है, वो कम्युनिकेट करेंगे मुझे इन दी मैनर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 37। ओके, तो इसका मतलब अब इधर देखो, जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे मुझे क्रेडिट लेने का हक नहीं मिलेगा। अब एक और प्रोविज़न आ जाते हैं इसमें, रूल 36 भी पढ़ाई देता हूँ साथ में, फिर इसके प्रोविजंस पे आते हैं। एक ही साथ एक और चेंज है वो भी बता देता हूँ। रूल 36, डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। फर्निश GSTR 1 or using IFF and detailed communication to registered person. No input tax credit shall be availed by a registered person in respect of invoice or debit note, the details of which are required to be furnished under subsection 1 of the section 37 unless, मतलब मैं क्रेडिट तब तक नहीं ले सकता जब तक the details of such invoice या debit note have been furnished by the supplier in the statement of outward supply in form GSTR 1 और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFF। ये IFF किस में होता है बेटा, जब QRMP स्कीम जो लेते हैं ना, हम पढ़ेंगे रिटर्न चैप्टर में, उनके लिए होता है। वो क्या करते हैं, मंथली डिटेल अपलोड नहीं करते हैं, GSTR 1 अपलोड नहीं करते, वो क्वार्टरली GSTR 1 अपलोड करते हैं। तो वो क्या करेंगे फिर, IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू इनवॉइस की डिटेल अपलोड करते हैं, उसको बोलते हैं IFF। ये QRMP स्कीम वालों के लिए होता है। द डिटेल्स ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम GSTR 2B। वो 2B में रिफ्लेक्ट होगा, GSTR 2B के अंदर आपको उनको बताना पड़ेगा, उसके बाद ही उनको क्रेडिट मिलेगा। ओके, चलो अब आ जाओ इधर, एक और प्रोविज़न जिसका इम्पैक्ट आता है। इधर देखना बेटा, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी, ये है मिस्टर सी, और ये है मैं MG। मान लेते हैं ट्रांजैक्शन है अप्रैल 2022 के, मिस्टर ए ने मुझे कुछ सप्लाई की, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, कुछ भी हो, 1 लाख रुपीज़ प्लस GST 18,000 दिया। मिस्टर बी ने मुझे सप्लाई की 2 लाख रुपीज़ प्लस GST 12,000, 24,000 सॉरी, 12% की रेट ले लेते हैं यहाँ पर, 24,000। सी ने मुझे कुछ सप्लाई किया 1,50,000 प्लस GST 27,000। मैं के अंदर मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ 20 मई 2022। मैं जब रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो मैं क्रेडिट भी लूँगा। अब हुआ क्या,
मिस्टर ए और मिस्टर बी, इन दोनों ने अपना GSTR 1 फर्निश किया। मिस्टर ए ने भी किया, मिस्टर बी ने फर्निश्ड GSTR 1, जिसमें आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल होती है। बाकायदा इन्होंने बताया कि हमने महेश गोल्ड से 18,000 का GST लिया और इन्होंने बोला हमने 24,000 का लिया, तो इसका क्रेडिट मुझे मिलेगा 42,000 का। शर्त यह कि ये लोग मुझे कम्युनिकेट करें, जो मेरे GSTR 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, दिखना चाहिए कि भाई 42,000, तो मैं क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। अब यहाँ पे आओ बेटा, ये जो मिस्टर सी है उनका क्या करें? इन्होंने GSTR 1 फर्निश ही नहीं किया, नॉट फर्निश्ड, फर्निश नहीं किया तो मेरे GSTR 2B में रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। कम्युनिकेट ही नहीं किया इन्होंने मुझे कि इन्होंने टैक्स पे कर दिया, GSTR 1 फर्निश कर दिया, डिटेल अपलोड कर दी। अब 2B जब मेरा अपडेट नहीं हो रहा है, 2B के अंदर अमाउंट नहीं है, तो मैं क्रेडिट कैसे लूँगा? तो पहले क्या प्रोविज़न था वो बता रहा हूँ। पहले ये था कि फिर भी मैं प्रोविजनल बेसिस पे क्रेडिट ले सकता हूँ, कितना? ₹27,000 और 5% ऑफ एलिजिबल ITC, मतलब 42,000 का 5%, इसका 5% कितना आएगा? 2100, विच एवर इज लेस। इतना क्रेडिट ले सकता था मैं पहले प्रोविजनल बेसिस पे, ये डिलीट ही कर दिया सिस्टम, हटा ही दिया। गवर्नमेंट ने बोला अब ये सिस्टम नहीं चलेगा। मैंने कहा अब क्या होगा? पूरा क्रेडिट ले लो। बोले नहीं, अब तब तक क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको जब तक ये अपना GSTR 1 फर्निश ना कर दे, आपको डिटेल अपलोड करके, आपको डिटेल की कम्युनिकेशन या डिटेल जो है वो सबमिट, डिटेल अपलोड करके आपको इन्फॉर्मेशन ना दे दे। इन्फॉर्मेशन किस में मिलेगी? GSTR 2B में हमारे को। तो जब तक ये डिटेल अपलोड नहीं करेगा, GSTR 1 अपलोड नहीं करेगा, अब आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब ये जो 5% वाला प्रोविज़न है ना, ये कहीं पे भी काम में नहीं आने वाला है। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? श्योर? 100%? दैट्स गुड। ओके, तो जब आगे आप कोई वीडियो देख रहे हो, बराबर है, कोई चीज़ चेक कर रहे हो, तो उसमें एक चीज़ याद रखना, अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि कोई क्वेश्चन 5% का क्रेडिट प्रोविजनल बेसिस पे लेकर के सॉल्व किया गया, वो अब नवंबर 2022 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसमें फिर क्रेडिट अब बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, 5% वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा यहाँ पर। ओके, तो अपने जो नई IDTs आ रहे हैं नवंबर 2022 के लिए, उसमें से वो प्रोविज़न मैंने डिलीट ही कर दिया है, बराबर है, क्योंकि वो अब काम का नहीं है आपके। ओके, चलो, तो ये एक अमेंडमेंट आया आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर। अब बढ़ते हम आगे की ओर। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में एक अमेंडमेंट आया बेटा, जो आपने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, क्या कि अगर कोई इंट्रा स्टेट सप्लाई है, वो भी गुड्स की, और कौन सा? एक्सक्लूडिंग नोटिफाइड गुड्स। थोड़ा एक्सक्लूडिंग नोटिफाइड गुड्स जैसा कि मैंने आपको बताया क्या होता है, पान मसाला, टोबैको, आइस, एरेटेड वाटर, ये सब नोटिफाइड गुड्स, ये नहीं होने चाहिए, बराबर है। तो अगर इंट्रास्टेट सप्लाई करो, एक्सक्लूसिवली गुड्स की इंट्रास्टेट सप्लाई हो रही है, और आपका जो बिज़नेस है वो नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पुदुचेरी, उत्तराखंड, इनमें नहीं है। इनके अलावा कहीं पे भी हो इंडिया में, इनके अलावा कहीं पे भी हो, यहाँ पे नहीं है आपका बिजनेस, बराबर है। आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं, एक्सक्लूसिवली गुड्स में कर रहे हैं, एक्सक्लूसिवली गुड्स में, बट एक्सक्लूडिंग नोटिफाइड गुड्स, तो आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो आपने पढ़ा था कितना?
40 लैक्स होता है, 40 लैक्स। तो ये जो नोटिफाइड गुड्स है ना, इसमें छोटा सा चेंज आ गया है कि नोटिफाइड गुड्स में पान मसाला जो आपने पढ़ा, टोबैको, एरेटेड वाटर, आइस, वो सब तो है ही है। उसके अलावा इन्होंने और क्या ऐड कर दिया, सप्लायर ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स। फ्लाई ऐश ब्रिक ये होती है ब्रिक्स, ये ब्लॉक्स होते हैं, ये बिल्डिंग ब्रिक्स होती है, ये ब्रिक्स ऑफ फॉसिल्स, ये अर्थन या रूफिंग टाइल्स, बराबर है। अगर आप इनके सप्लायर है तो फिर आपको 40 लैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ओके, क्योंकि ये नोटिफाइड गुड्स की डेफिनेशन में इनको ऐड कर दिया गया है बेटा, ओके। कोई डाउट? पक्का? ये वाला अमेंडमेंट भी आपके IDT में नहीं है, तो इसको भी आप एक बार जोड़ लेना, ठीक है ना। टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट में एक और अमेंडमेंट आया बेटा। ये अमेंडमेंट जो आपके IDT में नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये अमेंडमेंट क्या है कि आपने पढ़ा था ई इनवॉइस कब कंपलसरी होता है, ई इनवॉइस कब कंपलसरी होता है, तो आपने पढ़ा था कि भाई 2017-18 ऑनवर्ड का मतलब क्या, 17-18 या 18-19 या 19-20 या 21-22, बराबर। इनमें से किसी भी फिनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर, बराबर है, मोर देन 50 करोड़ हो जाता किसी भी ईयर में, तो ई इनवॉइस कंपलसरी है। अब ये जो है ना बेटा, ये 50 करोड़, ये हो गया 20 करोड़। अब कितना हो गया, 20 करोड़। मतलब इनमें से किसी भी ईयर में आपका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ हो गया और आप B2B सप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, B2B सप्लाई, तो उस केस में कंपलसरी है आपका ई इनवॉइस, ओके, इनवॉइस कंपलसरी। तो ई इनवॉइस मैंडेटरी फॉर ऑल रजिस्टर्ड बिजनेस विद एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2017-18 ऑनवर्ड ग्रेटर देन ₹20 करोड़। तो इसका मतलब अगर 2017-18, 18-19, 19-20, 21-22 में कभी भी अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ क्रॉस हो गया तो आपको ई इनवॉइस इशू करना कंपलसरी है B2B सप्लाई में, ओके। ये पेमेंट ऑफ टैक्स वाला हम सेकंड पार्ट में लेंगे बेटा, ओके। इसको पूरे को सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे इस चीज़ को। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 9, रजिस्ट्रेशन चैप्टर। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में क्या क्या अमेंडमेंट्स आए, 2 अमेंडमेंट्स हैं इसमें। एक तो 25(6) जो सेक्शन है उसमें, सर 25(6) क्या है, जैसा कि आपको पता है कि GST रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कंपलसरी कर दिया गया भाई आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए अगर आपके आधार कार्ड है आपके पास में, तो उससे रिलेटेड प्रोविजन में थोड़ा सा चेंज किया गया है। सेक्शन 25(6) भी तो सेम वैसा ही है जो पहले था, बराबर है। अगर आप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको आधार की डिटेल देनी पड़ेगी। 25(6) है जिसका भी कोई खास रिलेवेंस नहीं है, ये तब था जब आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविजन से पहले जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, बराबर है। और अब आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी होने के बाद में उनको आधार की डिटेल देनी थी, अगर वो आधार की डिटेल नहीं देंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। 25(6) अगर आप HUF हैं, BOI है, पार्टनरशिप फर्म है, ट्रस्ट हैं, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो आधार ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, तो उसमें हमने पढ़ा था कि आधार नंबर ऑफ द प्रोप्राइटर इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म की अगर बात हो रही है, बराबर है, तो प्रोप्राइटर का आधार नंबर, एनी पार्टनर का आधार नंबर अगर पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है, कर्ता का आधार नंबर अगर HUF की बात हो रही है, मैनेजिंग डायरेक्टर का आधार नंबर या होल टाइम डायरेक्टर का आधार नंबर अगर कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट की बात हो रही है, मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑफ एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP, BOI, बराबर, या सोसाइटी, तो उस केस में जो भी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर होते हैं उनके आधार की डिटेल लगेगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। और ट्रस्टी, अगर कोई बोर्ड ऑफ, जैसे कोई ट्रस्ट है वो रजिस्टर्ड अगर हो रहा है तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो होते हैं, बराबर है, तो ट्रस्टी इन दी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, तो उसमें से कोई भी एक ट्रस्ट की डिटेल वहाँ पे यूज़ होगी इन केस ऑफ ट्रस्ट एंड दी ऑथराइज सिग्नेटरी, या फिर कोई ऑथराइज सिग्नेटरी की, मतलब इन शॉर्ट आधार की डिटेल तो देनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आधार की डिटेल नहीं दी तो क्या होगा, तो हमने पढ़ा कि डज नॉट हैव आधार वेरिफिकेशन विल बी बाय अदर मेथड इन मैनर एज में बी स्पेसिफाइड। कुछ स्पेसिफाइड मेथड उनको फॉलो करेंगे, जैसे कि फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन होगा, देन उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पर चेंज क्या है यार, अमेंडमेंट क्या है, इधर आ जाओ बेटा, ये अमेंडमेंट है आपके। अमेंडमेंट क्या है जरा ध्यान से समझना।
मान लीजिए मैंने आधार के लिए अप्लाई किया बट अभी मेरे पास आधार नहीं है और मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना जीएसटी में। अब आधार कार्ड मेरा आएगा, टाइम लगेगा, एक प्रोसेस है बाकायदा, बराबर है। तो अब मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा? तब उन्होंने बोला भाई मेरी ऑथेंटिकेशन चेक की जाएगी। कैसे चेक की जाएगी? बोले कि एक काम करो, फर्स्ट बैंक पासबुक है महेश गौड़ की विद फोटोग्राफ, तो बोलो, उससे हमें पता लग जाएगा कि भाई हाँ ये महेश गौड़ ही है जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना है, कोई फेक आदमी या फेक रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। ओके, या वोटर आइडेंटिटी ले लो, वोटर आईडी कार्ड, तो वोटर आईडी कार्ड चेक कर लिया जाएगा जो इलेक्शन कमीशन ने इशू किया था। या मेरा पासपोर्ट, उसके बेस पे मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। या फिर ड्राइविंग लाइसेंस मेरा, उसके बेस पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये जो है बैंक पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनके बेस पे भी मेरा रजिस्ट्रेशन हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि भाई इनके बेस पर रजिस्ट्रेशन तो मेरा हो जाएगा, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एक बार के लिए। जैसे ही मेरा आधार कार्ड मुझे अलॉट होगा, आधार नंबर मुझे अलॉट होगा, उसके 30 दिन के अंदर अंदर विद इन 30 डेज मुझे आधार की डिटेल देनी पड़ेगी। विद इन 30 डेज मुझे आधार की डिटेल देनी पड़ेगी, ये कंपलसरी है। प्रोवाइडेड फॉर दैट सच पर्सन शेल अंडरगो द ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द आधार नंबर। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है बेटा सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 में। सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि हमारे कर्म कांड कुछ ऐसे हैं कि डिपार्टमेंट खुद हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर खुद डिपार्टमेंट ही कैंसिल कर दे, क्योंकि हमारी हरकतें ही ऐसी है। तो उनमें उन हरकतों की पूरी लिस्ट है कि क्या क्या हरकतें की है आपने। उनमें से 2 हरकतें ऐसी है जिनमें अमेंडमेंट हुआ है। सर क्या क्या लिस्ट है, क्या क्या हरकतें हैं? जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था सबसे पहले कि आपका रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कब कैंसिल कर सकता है, जिसमें पहला पॉइंट है कि रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ कॉन्ट्रावेंट सच प्रोविजन ऑफ द एक्ट। आपने एक्ट के जो प्रोविजन है उनको, या जो रूल्स है या रूल्स के अंडर जो प्रोविजंस बताए गए उनको आपने फॉलो नहीं किया, अंडर कॉन्ट्रावेंशन आपने कोई एक्टिविटी की, तो उस केस के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, ही डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। जो मेरी प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ से मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, जो मेरी प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ से मैंने कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं की, बराबर है। दूसरा, और बिजनेस एक्टिविटी किसी और जगह से कर रहा हूँ, मतलब मैं इनवॉइस इशू ही नहीं करता और गुड सप्लाई करता हूँ, सर्विस देता हूँ, बराबर है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एंटी प्रॉफिटिंग के प्रोविजंस में फॉलो नहीं करता हूँ, सेक्शन 171। उसके बाद में हमने पढ़ा था रूल 10M जो है उनके प्रोविजंस मैंने फॉलो नहीं किया, वॉयलेट किया। रूल 10A क्या बोलता है कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए जब अप्लाई करते हैं और आपने उस वक्त बैंक डिटेल नहीं दी, चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के विद इन 45 डेज आपको बैंक डिटेल देनी होती है, 45 डेज, और या फिर आप फर्स्ट रिटर्न फाइल करते हैं विच एवर इज अर्लियर, तब तक आपको बैंक डिटेल दे देनी है, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट, अगर कंडीशन ऑफ टेकिंग आईटीसी उनको आपने फॉलो नहीं किया, जो आईटीसी अवेल करने की कंडीशन है सेक्शन 16 की, हमने उनको फॉलो नहीं किया, या जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी मिसमैच आ रहा है, या रूल 86B के प्रोविजंस फॉलो नहीं करें, जिसमें ये बोला गया है कि अगर आपका टैक्सेबल सप्लाई किसी पर्टिकुलर मंथ में 50 लाख से ज़्यादा हो तो आपको 1%, कम से कम 1% इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना पड़ेगा। तो ये प्रोविजंस अगर हम फॉलो नहीं करते तो हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो ये तो पहले भी था और ये अभी भी है। चेंज कहाँ पर हुआ? चेंज हुआ यहाँ पर, ये अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट है। पहले था पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 हैज़ नॉट फर्निश्ड रिटर्न। अब इधर देखना, ये क्या बोल रहा है कि पहले ये था कि कंपोजिशन स्कीम में अगर आप रजिस्टर्ड है तो पिछले 3 टैक्सेबल पीरियड से आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, मतलब 3 टैक्सेबल पीरियड से आपने रिटर्न फाइल नहीं किया। ओके, तो अब यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, पिछले 3 पीरियड से आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। पहले ये प्रोविजन था, अभी क्या कर दिया, द रिटर्न ऑफ द फाइनेंशियल बियॉन्ड 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग सेड रिटर्न। एग्जाम्पल के लिए देखो बेटा, 2021-22 इसका रिटर्न कब तक फाइल हो जाना चाहिए? जीएसटीआर 4 होता है कंपोजिशन स्कीम में, 30 अप्रैल तक हो जाना चाहिए, 30 अप्रैल 2022, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद विद इन 30 डेज में आपको रिटर्न फाइल कर देना होता है। तो 30 अप्रैल 2022 तक आप ये रिटर्न फाइल कर देंगे। यहाँ से 3 महीने
3 महीने, मई, जून, जुलाई। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10, अंडर सेक्शन 10 का मतलब क्या हो गया? कंपोजिशन स्कीम हैज़ नॉट फर्निश्ड नहीं किया द रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द सेड रिटर्न। ये ग्रीन वाला अमेंडमेंट है बेटा, ओके। नेक्स्ट है रेगुलर स्कीम। अगर आप रेगुलर स्कीम में, तो पहले ये था कि अगर पिछले 6 महीने का रिटर्न आपने फर्निश नहीं किया है, लास्ट 6 मंथ से आप रिटर्न फाइल नहीं करें, कंटिन्यूस 6 मंथ से आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर इन्होंने बुक लिख दिया, एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन स्कीम, रजिस्टर्ड होगा, एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन स्कीम हैज नॉट फर्निश रिटर्न फॉर ए सच कंटिन्यूस टैक्स पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब। तो वो अभी तक आया नहीं है, एज में बी प्रिस्क्राइब कितना होगा, आएगा तब हम इसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ओके। चलो, ये अमेंडमेंट था इसमें बेटा। तो 2 अमेंडमेंट सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 में थे। बाकी की इसकी कंडीशन जो सेम ही है कि भाई आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया और 6 महीने से आपने बिजनेस ही शुरू नहीं किया, या आपने फ्रॉड करके विलफुल स्टेटमेंट जो है उससे, मिस स्टेटमेंट से या सप्रेशन ऑफ फैक्ट से आपने कोई रजिस्ट्रेशन लिया, मतलब कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट आपने छिपाए, फेक इन्फॉर्मेशन दी, फ्रॉड करके आपने कोई रजिस्ट्रेशन लिया, गलत इन्फॉर्मेशन दे करके रजिस्ट्रेशन लिया, तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, और कैंसिल होने से पहले हियरिंग की एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी आपको, ओके। नेक्स्ट आ रहा है चैप्टर नंबर 14, रिफंड। रिफंड चैप्टर में 3 छोटे छोटे से अमेंडमेंट है, बराबर है। वो छोटे छोटे से अमेंडमेंट ही हमारे काम के हैं, और भी इक्का दुक्का अमेंडमेंट है, बट वो इतने रिलेवेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 अमेंडमेंट है जिनके ऊपर कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, कोई MCQ बन सकता है आपके, बराबर है। सबसे पहला, आपने रूल 96 पढ़ा था, बराबर, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई मैं अगर कोई गुड्स एक्सपोर्ट करता हूँ तो मैं IGST पे करूँगा, IGST पे करके मैं गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, बराबर, ये चीज़ हमने पढ़ी थी, ओके। या कोई सर्विसेज है उनको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ IGST पे करके, तो उस केस में मुझे रिफंड मिल जाएगा। उस केस में क्या होगा, मुझे रिफंड मिल जाएगा। किसका? जो IGST में पे कर रहा हूँ, उस IGST का रिफंड मुझे मिल जाएगा। ये हमने रूल 96 में पढ़ा था। तो मतलब एक्सपोर्ट करने से पहले मुझे IGST पे करना पड़ेगा, IGST पे करने के बाद मेरा गुड्स या सर्विस एक्सपोर्ट हो गए। फिर उसके बाद में जैसे एक्सपोर्ट के एविडेंस मैंने दे दिए, क्या क्या एविडेंस होते हैं यहाँ पर, कि आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी पड़ती है, बट आपको शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट की डिटेल देनी पड़ती है। उसके अलावा आपने अपना रिटर्न टाइम पे फाइल किया हो, आपके गुड्स की डिटेल एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या डिपार्चर मैनिफेस्ट होता है, उसमें जो फर्निश किया था, फाइल किया था किसने, शिप के या वेसल्स के इंचार्ज ने, बराबर है। तो उसमें वो डिटेल लिखी हुई थी, मेरे गुड्स की डिटेल उस एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या डिपार्चर मैनिफेस्ट में होनी चाहिए, बराबर है। मैंने अपना रिटर्न जो है वो फाइल किया हो टाइम पर, तो उस केस के अंदर मुझे रिफंड मिल जाएगा। और अगर सर्विस एक्सपोर्ट की है तो मुझे RFD 01 फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद में मुझे रिफंड मिलेगा। तो गुड्स के अंदर तो ये कंडीशंस थी, और सर्विस के अंदर ये वाली कंडीशंस थी जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब अमेंडमेंट क्या आया, अगर मुझे रिफंड लेना ना रिफंड, तो मुझे आधार ऑथेंटिकेशन भी करवाना पड़ेगा। जो रूल 10B में अभी पढ़ा था हमने कि आधार ऑथेंटिकेशन होता है, जो अमेंडमेंट लेक्चर मैंने लिया था उसमें भी डिस्कस किया था इसको। तो आ जाओ, द एप्लीकेंट हैज़ अंडरगोन आधार ऑथेंटिकेशन इन द मैनर प्रोवाइडेड इन रूल 10B। तो जो रूल 10B है, जो ये बोलता है कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास आधार की डिटेल नहीं है तो टेम्प्रेरी बेसिस पर आप एक बार पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बराबर, तो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आपके वोटर ID कार्ड, इन सब को यूज़ करके आप अपना टेम्प्रेरी एक बार रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। जैसे आधार अलॉट होता है आपको, आधार अलॉट होता है, क्योंकि अभी आधार है ही नहीं मान लो किसी के पास में, तो वो क्या करेगा, जिसके पास में आधार नहीं है वो क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनकी डिटेल वगैरह अपलोड कर देगा, वोटर ID की डिटेल दे देगा और अपना रजिस्ट्रेशन एक बार करवा लेगा। जैसे उसको आधार अलॉट होता है उसके 30 डेज में वो आधार वेरिफिकेशन कर लेगा, आधार ऑथेंटिकेशन कर लेगा, वो ज़रूरी है। अब यहाँ पर भी ये बोला कि भाई रिफंड लेना है, तो जो एप्लीकेंट है हैज़ अंडरगॉन आधार ऑथेंटिकेशन इन मैनर प्रोवाइडेड इन रूल 10B। आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है।
ओके ना बेटा, एक ये अमेंडमेंट है रूल 89(1)(a). ये रूल क्या है और क्या बोलता है बराबर, और कितना इंपॉर्टेंट है जरा देखते हैं। ये रूल 89(1)(a) क्या बोलता है, अंडर सेक्शन 77 की बात करता है। 77 की क्या बात करता है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए फेब 22 का केस लेता हूँ मैं। मान लीजिए फेब 22 में मैंने कोई सप्लाई की, इंट्रा स्टेट सप्लाई, जिसमें मैंने CGST SGST 9,000 पे करना था, बट गलती से मैंने क्या किया, 20 मार्च को IGST पे कर दिया 18,000 का, IGST पे कर दिया 18,000 का। ये IGST 18,000 का मैं पे कर चुका हूँ। ये IGST 18,000 का पे करने के बाद में मुझे मालूम चलता है कि अरे यार ये तो गलत पे कर दिया मैंने, तो फिर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट मंथ 20 अप्रैल राइट अमाउंट पहले पे करूँगा, CGST SGST 9,000 paid to government डिपार्टमेंट लिखता हूँ, मतलब गवर्नमेंट। ओके, दूसरा जो रॉन्ग अमाउंट पे कर दिया था, IGST 18,000 विल बी रिफंडेड, वो मुझे रिफंड हो जाएगा। तो सर इसमें अमेंडमेंट क्या, ये तो पहले ही था, इसमें एक चीज़ नहीं आई है बेटा, इसके लिए मैं एप्लीकेशन कब दूंगा, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। सर वो तो हमने पढ़ा है ना, विद इन 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट, वो रिलेवेंट डेट कौन सी मानी जाएगी, तो यहाँ पे बेटा रिलेवेंट डेट मानी जाएगी जो डेट ऑफ पेमेंट है। ये वाला अमाउंट जब हमने पे किया था, ये कौन सी डेट को पे किया था, मान लो ये हमने 20 अप्रैल को पे किया था, 22 को, यहाँ से 2 years, मतलब 20 अप्रैल 24 तक रिफंड एप्लीकेशन दे सकता हूँ मैं, रिफंड एप्लीकेशन दे सकता हूँ। ये यहाँ पे अमेंडमेंट है बेटा, RFD 01 20 अप्रैल 2024 तक दी जा सकती है यहाँ पर। एनी पर्सन क्लेमिंग रिफंड अंडर सेक्शन 77 ऑफ द एक्ट of any tax paid by him in respect of the transaction considered by him to be an intra-state supply which is subsequently held to be an interstate supply may before the expiry of period of 2 years from the date of payment of tax on the interstate supply। अब इधर देखना बेटा, सर आपने तो इंटर को इंट्रा, इंट्रा को इंटर कर दिया, कोई बात नहीं, सेम प्रोविजन है, वाइस वर्सा है। मान लो अगर आपने इंटरस्टेट सप्लाई किया, उसकी जगह आपने CGST SGST पे कर दिया गलती से, तो पहले ये राइट अमाउंट पे करो और फिर इसका रिफंड मिलेगा जिस दिन ये राइट अमाउंट पे किया उस दिन से 2 years में। अब आपके इसमें CGST एक्ट है तो इसमें ऐसा दिया गया, बट IGST एक्ट का भी क्वेश्चन बनेगा इसमें आपके बराबर। तो इतना याद रखो, चाहे कोई सा भी टैक्स हो, CGST की जगह CGST SGST की जगह गलती से IGST पे कर दिया, या IGST की जगह गलती से CGST SGST पे कर दिया आपने बराबर है, तो पहले राइट अमाउंट पे करो अगले महीने। जब राइट अमाउंट पे करोगे वहाँ से 2 years के अंदर अंदर आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। ओके, फाइल एन एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म GST RFD 01 through the common portal either directly or through a facilitation center notified by the commissioner, provided that the said application may is regarded as any payment of tax and interstate supply before coming into force of these sub rules be filed before the expiry of period of 2 years from the date on which these sub rules come into force। now रिफंड चैप्टर में अगला अमेंडमेंट जो है वो है सेक्शन 55 रूल 95 के अंदर। सर ये क्या है, UIN बॉडीज़ वगैरह होते हैं, UN बॉडीज़ वगैरह जिनके पास UIN नंबर होता है, या फॉरेन डिप्लोमेट्स हो गए आपके बराबर है, उनको रिफंड के लिए तो हमने क्या पढ़ा था कि मान लो कोई फॉरेन डिप्लोमेट्स है, मैंने उनको कुछ गुड सप्लाई किया या कोई सर्विस दी है 1 लाख रुपीज़ की, मैं उनसे GST चार्ज करूँगा 18,000 का, वो रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे बराबर है।
और उसके बाद उनको रिफंड मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझो, ये एक यूएन बॉडीज है, मैंने इनको कुछ सप्लाई किया बेटा, सप्लाई की जो मेरी वैल्यू है वो है 1 लाख, जीएसटी मैंने चार्ज किया 18,000। बाकायदा यूएन बॉडी से मैं जीएसटी चार्ज करूंगा और मैंने वो जीएसटी डिपार्टमेंट को पे कर दिया। कितना? 18,000। उसके बाद में डिपार्टमेंट यूएन बॉडीज को रिफंड कर देगा 18,000, बट उसके लिए यूएन बॉडीज को रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है और वो RFD 10 में होती है, पहला स्टेप। दूसरा, इनके पास में वैलिड इनवॉइस होना चाहिए जिसमें इनका UIN नंबर हो, या जिनके पास GSTIN नंबर होता है। स्पेसिफाइड बॉडीज़ में के ऐसे भी लोग होते हैं सेक्शन 75 में जिनके पास GSTIN नंबर होता है, तो फिर वो अपना GSTIN नंबर उनका उस इनवॉइस पे होना चाहिए। तो जो इनवॉइस मैं इशू कर रहा हूँ ये, इस इनवॉइस पे यूएन बॉडीज है तो उनका UIN नंबर हो, या अदर स्पेसिफाइड पर्सन है सेक्शन 55 के तो उनका GSTIN नंबर हो, तो ही उनको क्या मिलेगा? रिफंड मिलेगा। मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, बराबर। ये कुछ क्राइटेरिया कंडीशन से जो पूरी होनी चाहिए, ये हमने डिस्कस किया था। ये रिफंड के लिए वंस इन ए क्वार्टर अप्लाई कर सकते हैं, बराबर है। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो सर इसमें अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट ये है कि मान लीजिए मैंने कोई इनवॉइस इशू किया, इस इनवॉइस पे UIN नंबर नहीं है, इनका UIN नंबर नहीं है, तो क्या इनको रिफंड नहीं मिलेगा? उसको लेकर के अमेंडमेंट है। प्रोवाइडेड डेट वेयर UIN नंबर ऑफ द एप्लीकेंट इज नॉट मेंशन इन द टैक्स इनवॉइस, तो रिफंड कैसे मिलेगा? तो इधर देखो, उस केस में डिपार्टमेंट रिफंड कैसे देगा? तो मैंने सप्लाई कर दिया यूएन बॉडीज़ को 1 लाख रुपीज़ का, 18,000 का GST ले लिया और मैंने उनके इनवॉइस पे UIN नंबर नहीं लिखा। शायद उस वक्त था नहीं, या मेरे पास में नहीं था, या मुझे उन्होंने अवेलेबल नहीं करवाया, कोई भी रीज़न हो, UIN नंबर उनके इनवॉइस पे नहीं लिखा हुआ है। अब उनको रिफंड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उनके जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो हायर अथॉरिटी होती है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, वो क्या करेंगे? इनवॉइस की कॉपी निकालेंगे उस इनवॉइस की और उसको अटेस्टेड करेंगे। अटेस्टेड करके फिर जब RFD 10 जब फॉर्म RFD 10 फॉर्म दिया जाएगा, उसके साथ में वो अटेस्टेड कॉपी अटैच होगी, उसके बाद में रिफंड मिलेगा। तो इधर देखो, द रिफंड ऑफ टैक्स पेड बाय द एप्लीकेंट ऑन सच इनवॉइस शैल बी अवेलेबल ओनली इफ द कॉपी ऑफ द इनवॉइस ड्यूली अटेस्टेड, कौन अटेस्ट करेगा? बाय द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, जो एप्लीकेंट है उसका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव of the applicant is submitted along with the refund application in form GST RFD 10. Okay.